चलो आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ नया। देखो हमने सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल मतलब हो गया ग्रॉस, ठीक है। यहाँ पे आपको दो नाम और याद रखने, ग्रॉस यानी सकल, शुद्ध यानी नेट, ठीक है ना। जो फॉर्मूला मैं अगली क्लास में लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें ये भी आएगा। तो सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान चालू कीमतों पे भी लगाया जा सकता है और स्थिर कीमतों पर भी लगाया जा सकता है। देखो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपके राष्ट्रीय आय को निकालने की जो विधियां है ना, वो 3 विधि है, ठीक है। मगर आपको अनुमान लगाना है तो अनुमान आप 2 तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, राष्ट्रीय आय का भी और घरेलू आय का भी। इसने बोला देखो इसका अनुमान लगाने के लिए या तो आप चालू कीमतों पर लगा लो या स्थिर कीमतों पर लगा लो। स्थिर मतलब आधार वर्ष की कीमतें और चालू मतलब जो वर्तमान की जो कीमतें हैं, ठीक है ना, उसको हमने चालू कीमतें बोला। अब ध्यान वाली बातें क्या है, देखो ध्यान देखना यहाँ पे कि अभी इसी क्वेश्चन को मैं नेशनल इनकम के हिसाब से भी करवाऊंगा और उससे पहले हम ये पहले घरेलू के हिसाब से कर लेते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में आता है कि चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी में अंतर बताइए, तो आप अंतर लिख सकते हो। और अगर वो नोट पूछता है सिर्फ एक के ऊपर कि चालू कीमतों पर जीडीपी को समझाओ, सिर्फ चालू कीमतों पर जीडीपी ही लिख के आओगे फिर। और अगर स्थिर कीमतों पर जीडीपी पूछता तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी लिख दोगे। इसका मतलब क्या, डिफरेंस करने के 3 फायदे। पहला, डिफरेंस आएगा तो आप लिख लोगे, नोट आएगा पर्टिकुलर तो नोट आप लिख सकते हो, इसके ऊपर आएगा तो इसका, इसके ऊपर आएगा तो इसका। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन एक तरह से खत्म होने वाले, डिफरेंस, नोट और नोट। डन। चलो तो हमने स्टार्टिंग करी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जी डी और पी। क्या जीडीपी हमें याद रखना? बिल्कुल याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि जीडीपी, ठीक है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान चालू कीमतों और स्थिर कीमतों पर लगाया जा सकता है। अब इसने बोला चालू कीमतों और आधार की जो स्थिर कीमतें हैं उसमें अंतर क्या है, तो अंतर समझ लेते हैं, बहुत आसान अंतर है। नंबर 1, परिभाषा की बात करते हैं। तो मैंने कहा एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। यहां तक तो घरेलू आय की डेफिनेशन आपको पहली क्लास में याद हो गया था, मतलब जो उससे पहले की थी हमने। उसको देखो क्या लिखा है, को मौद्रिक मूल्य को चालू कीमतों पर ज्ञात करना, यानी चालू वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करना, उसको हम क्या कहते हैं? चालू कीमतों पर जीडीपी कहते हैं। अब ये चालू कीमतों पर चालू कीमत है क्या? चालू कीमत ये है कि अगर मान के चलो आपको 2020 की जीडीपी निकालनी है, तो आप जो कीमत लोगे यानी जो प्राइस लोगे वो भी 2020 का ही लोगे। अगर आप 2021 की जीडीपी निकालना चाहते हो तो प्राइस भी 2021 का ही लोगे, यानी चालू मतलब उसी वर्तमान की कीमत लेनी पड़ेगी आपको जो प्रेजेंट में चल रही है। जिस वर्ष की आप जीडीपी निकालते हो, अगर आप उसी वर्ष का अगर आप कीमत लेते हो तो उसको हम कहते हैं चालू कीमतों पर जीडीपी, यानी चालू मतलब जो भी चल रही है वो वाला चालू नहीं है, ठीक है ना। तो जिस वर्ष की आप जीडीपी निकाल रहे हो उसी वर्ष का अगर आप प्राइस लेते हो तो उसको हम कहते हैं चालू कीमतों पर जीडीपी। तो डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम थी, लास्ट में लिखा है को चालू वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करना, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। किसको? चालू वर्ष पर जीडीपी, यानी चालू कीमतों पर जीडीपी कहते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पे ऐसा नहीं है। सेम डेफिनेशन है कि एक लेखा वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को स्थिर कीमतों या आप स्थायी बोल सकते हो, यानी जिसमें चेंज ना हो, स्थिर कीमतों या स्थायी कीमतों, या एक वर्ड और बोल सकते हो आधार वर्ष की कीमतों पर, या आप लिख लीजिए, ठीक है ना। स्थिर कीमतों, स्थायी कीमतों ऑब्लिक, यहाँ पे और डाल सकते हो आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करना। आधार मतलब बेस, ठीक है ना। ज्ञात करना क्या कहलाता है? स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहलाता है। यानी बिल्कुल सेम उसी की जो नाम था ना उसी से आपकी डेफिनेशन बन रही है। जो मैंने बोला वो लिख लेना, स्थिर कीमतों, स्थायी कीमतों और आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करना क्या कहलाता है? स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहलाता है। स्टार्टिंग डेफिनेशन आपको पहले याद हो गई थी, ठीक है, तो काफी आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। हमें आसान बनाना है, इकोनॉमिक्स को इतना आसान बना देना है कि उसकी जो लैंग्वेज है ना वो हमें ऐसी याद हो जाए फटाफट से। क्या इकोनॉमिक्स है वो हमें फटाफट से याद हो जाए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। यानी इसमें क्या होगा कि अगर आप 2020 की अगर आप जीडीपी निकाल रहे हो तो 2020 का प्राइस नहीं लेना आपने कोई ऐसे साल का प्राइस लेना है जिस साल प्राइस जो वो स्टेबल रहे हो। स्टेबल मतलब स्थिर रहे हो। अब यार 20 में तो महामारी आई थी, प्राइस तो वैसे इन्फ्लेट हो गया था, प्राइस तो बहुत बढ़ गया था गुड्स एंड सर्विस के, है ना। तो वो प्राइस थोड़ा ना ले सकते, वो तो एक महामारी के कारण अर्थव्यवस्था हिल गई थी। तो 19 में देखो प्राइस स्टेबल थे या कोई वहां पे भी कोई दिक्कत थी। तो कोई ऐसे साल, कोई एक ऐसा आधार वर्ष हम मान लेंगे, एक वर्ष को आधार मान लेंगे जहां पे हमारे प्राइस के रहे हो स्टेबल रहे हो, स्थिर रहे हो। तो हम जैसे मान लो 2014 मान लेते हैं, 2014 में मान लो हमारे प्राइस स्टेबल थे, तो इधर की जीडीपी निकालने के लिए मैंने इधर के प्राइस यूज करे, तो उसको हम बोलते हैं आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी।
जैसे अगर मुझे 2019 की जीडीपी निकालनी है तो इसकी जीडीपी निकालने के मैं 19 के प्राइस नहीं लूंगा, मैं तो स्टेबल वाले ईयर के लूंगा। स्टेबल मेरा कौन सा है? 2014। क्लियर। दूसरा नाम यानी अन्य नाम क्या है? इसको मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं, जिसको आपको याद करना है, पेपर में आता है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी क्या होता है, तो वो ये नाम है इनके। इसको वास्तविक भी कहते हैं, यानी हम इसको एक्चुअल मानते हैं, ये सही है। ये सही नहीं होता, क्योंकि इसमें तो कुछ भी प्राइस होकर जीडीपी कुछ भी आ जाएगा, तो आप क्या वो ले लोगे, तो गलत हो जाएगा। ये वाला सही माना जाता है। तो हमने क्या बोला, पहला देखो डेफिनेशन लास्ट में लिखा है, इसको चालू कीमतों पर ज्ञात करना, चालू कीमतों पर जीडीपी कहलाता है। और यहाँ पे हमने लिखा को स्थिर कीमतों या स्थायी कीमतों या आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करना क्या कहलाता है? आपका स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहलाता है। इसे वास्तविक जीडीपी भी कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, और इसको हमने मौद्रिक जीडीपी कहा। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो आगे देखते हैं। देखो सूत्र की बात करते हैं, यानी फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला है उत्पादों की संख्या यानी क्वांटिटी इनटू क्या हमारा ये बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस, यानी क्या है प्राइस, यानी क्वांटिटी इनटू पी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कौन सा पी है ये मार्केट प्राइस है, यानी अभी का प्राइस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा ये निकल के आ जाएगा क्या, जो हमारा मौद्रिक वाला, ठीक है ना। जबकि वास्तविक वाले की अगर बात करूं तो कैसे निकलेगा, उत्पादों की संख्या वही क्यू और स्थिर मूल्य, यानी यहाँ पे भी प्राइस है बट कौन सा वाला है, जो स्थिर है, ठीक है ना, यानी आधार वर्ष वाला है, वो हम यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी इनटू प्राइस। यानी अगर आप यहाँ पे एक और भी बढ़ा सकते हो, देखो ऐसे मैंने 4 ये लिखे, 2 पहले समझा दिए, 6 लिखवा दिए ना आपको, ठीक है। फिर भी आप इसमें 7 कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें जो चेंजेस आएंगे, यानी परिवर्तन डाल के लिख सकते हो, इसमें जो परिवर्तन आएगा वो उत्पादों की संख्या के कारण भी आ सकता है और प्राइस के कारण भी आ सकता है। बट इसमें जो परिवर्तन आएगा ना, वो सिर्फ एक के कारण आएगा, वो है उत्पादों की संख्या, क्योंकि प्राइस तो स्थिर है, प्राइस में तो चेंज ही नहीं करूंगा ना, प्राइस तो एक ही लेंगे हर बार, क्योंकि स्थिर लेना है। तो इसलिए इसमें सिर्फ जो चेंज आएगा, नहीं परिवर्तन आएगा, वो सिर्फ उत्पादों की संख्या के कारण आएगा। अगर पेपर पूछा जाता है कि किसमें सिर्फ उत्पादों की संख्या के कारण चेंज आता है, तो वो ये वाला है, उत्पादों की संख्या के कारण इसमें चेंज आता है, ठीक है। और इसमें उत्पादों की संख्या और बाजार मूल्य दोनों के कारण इसमें चेंज आता है, क्लियर ना। क्योंकि अगर हम देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो मान के चलो क्वांटिटी आपकी 1000 है, क्वांटिटी आपकी 1000 है और प्राइस आपका स्टेबल मान के चलो, प्राइस आपको 25 चल रहा है, तो कितना आ गया 25,000 आंसर आएगा, है ना। आप क्वांटिटी बढ़ा लो, क्वांटिटी मैंने मान लो 2000 कर दिया, क्वांटिटी मैंने ज्यादा प्रोड्यूस करी इस बार, 25 देखो प्राइस तो सेम रहेगा, तो कितना आ गया 50,000 हो गया। यानी इसमें जो ये इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी जो बड़ा है ये, ठीक है ना, 25 से 50 हो गया, यानी जो बड़ा है ये किसके कारण बढ़ा है, ये सिर्फ क्वांटिटी के कारण बढ़ेगा। किसके कारण बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के कारण। बट यहाँ पे ध्यान दें, आप देखिए ध्यान से देखो, 1000 आपने प्रोड्यूस किए थे, मान लो प्राइस आपका है 30, तो आपका आ गया, पहले 25 कर लेते हैं, वही वाला 25 था, तो 25,000 आ गया पहले। अब क्या हुआ, आपने मान लो कि 1000 ही रखे, मान के चलो आपने 1000 ही रखा है, और प्राइस आपका 25 से कितना हो गया 40 हो गया, तो आंसर कितना गया 40,000। अब आपको शो होगा कि यार देखो हमारे यहाँ तो अच्छी खासी देखो समृद्धि विकास हो रहा है, देखो हमारे यहाँ सब बढ़ता चला जा रहा है ना, बट गलत है। आप बोलोगे हमारी जीडीपी या जीएनपी किसके हिसाब से भी आप जो डिफरेंस कर रहे हो, वो हमारी बढ़ रही है, ठीक है, बट बढ़ कहाँ रही है, ये तो प्राइस में इन्फ्लेशन यानी प्राइस में वृद्धि होने के कारण हुआ है, जो कि सही नहीं माना जाता, ठीक है ना। और इसमें चाहे तो आप देखो क्वांटिटी में चेंज कर सकते हो, 2000 कर दो यहाँ, तो क्वांटिटी से भी चेंज आ सकता है, प्राइस से भी चेंज आ सकता है। बट जो हम इसमें बात कर रहे हैं प्राइस की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे उत्पादों की संख्या और बाजार मूल्य, यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों से इसमें चेंजेस आते हैं, इसमें सिर्फ क्वांटिटी से आएगा। यानी अगर ध्यान से देखें तो कौन सा वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, यानी इसको अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इसको तो विश्वसनीय माना ही नहीं जाता भाई साहब, कम विश्वसनीय है, विश्वसनीय है ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की सही दशा को प्रदर्शित नहीं करता, बट ये अर्थव्यवस्था की सही दशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। काफी आसान डिफरेंस आपके सामने आ रहे हैं। उसके अलावा आर्थिक समृद्धि की बात करें तो आर्थिक समृद्धि का सूचक ये नहीं माना जाता, क्योंकि प्राइस में इन्फ्लेशन के कारण दिखता है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी खासी वृद्धि हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में देखोगे तो बहुत पीछे है, ठीक है। प्राइस बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता किसी भी कंट्री के लिए, तो ये आर्थिक समृद्धि का सही सूचक नहीं है भाई, बट ये आर्थिक समृद्धि का सही सूचक है, इसको अच्छा माना जाता है। और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अनुमान, इसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है, चालू वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जा सकता है, और इसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। तो यानी इसका मतलब ये जो हमने पढ़ा ये वास्तविक वाला कंप्लीट हो गया, यानी आधार वर्ष वाला, और ये हमारा किसका था चालू कीमतों वाला, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मौद्रिक और वास्तविक दोनों खत्म हो गए।
मैंने 7 कर दिया, आप याद रखना 1 बढ़ा देना है कि इसमें दोनों से परिवर्तन यहाँ पे परिवर्तन लिख देना, दोनों से परिवर्तन आ सकता है, इसमें सिर्फ किससे आएगा, उत्पादों की संख्या से। तो आपका डिफरेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, होप सो आपको डिफरेंस समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से आगे देखते हैं। देखो जैसा अभी हमने जीडीपी के लिए पढ़ा ना, अभी देखो हमने लास्ट जो अंतर पढ़ा हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा कि वास्तविक जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में हमने क्या, वो वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के बीच में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा था, है ना। ऐसे देखो क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल मतलब वही ग्रॉस, ग्रॉस यानी सकल नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, वो हमने जीडीपी के लिए पढ़ा था पहले वाला, अभी जीएनपी के लिए है। तो अगर जीएनपी का आ जाए तो बच्चे कहते हैं भाई अब इसको कैसे याद करें, तो बहुत आसान है, सेम कॉपी है, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो हम बोलेंगे जीएनपी के लिए, यानी जीएनपी का अनुमान भी चालू कीमतों और स्थिर कीमतों दोनों पे लगाया जा सकता है। क्लियर है, जैसे वहां पढ़ा था सेम वही कॉपी है। उसके बाद मैंने बोला चालू कीमतों पर जीएनपी और स्थिर कीमतों जीएनपी में अंतर। पहला अंतर देखो, जानबूझ के मैंने डेफिनेशन वही वाली लिख रहा हूँ जो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, ताकि क्योंकि मुझे आपको पूरा कोर्स कराना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कराना है मुझे, और मैं आपको बिल्कुल उन्हीं चीज़ों पे लेके जाऊंगा जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चाहूँ तो मैं इसको छोटा सा करके एक शॉर्ट लाइन में लिख सकता था, बट ना, मैं जानबूझ के उन्हीं जो डेफिनेशन है यूज करूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो हमने देखो परिभाषा में वही लिखा, एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित, घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी बाजार मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर, याद है ना राष्ट्रीय आय निकलती थी, तो विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसे याद है ना यहाँ तक। तो हाँ, तो जो आय राष्ट्र प्राप्त होती है उसमें, ठीक है, उसे क्या करना, चालू वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करना, यानी हम उसको क्या करेंगे, चालू वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, चालू कीमतों पर जीएनपी बन जाएगा। यानी हमने जो अब तक डेफिनेशंस पढ़ी है हम वही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, और हमने लिखा से वही एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, पूरे 1 साल की बात करनी है, आपको पता ही है, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और उस आय का आकलन जो हम कर रहे हैं किस पे करेंगे, चालू वर्ष की कीमतों पर करेंगे, यानी करंट ईयर के प्राइस पे करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे चालू कीमतों पर जीएनपी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो सेम पहले तो स्टार्टिंग तो वही है, एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, 1 साल में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर जो आय प्राप्त होती है उसे हम आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करते हैं। अगर हम उसे आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर कीमतों पर जीएनपी कहते हैं। मैंने स्पीड से इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं ऑलरेडी जीडीपी चालू कीमतों पर और जीडीपी स्थिर कीमतों पर पढ़ा चुका हूँ, और इससे भी पहले मैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ उसमें भी मैं ऑलरेडी ये डेफिनेशन कर चुका हूँ सेकंड पार्ट में, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड रखी है यहाँ पे तक। ठीक है ना, तो उसे आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करना स्थिर कीमतों पर जीएनपी कहलाता है, और उसे चालू वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करना चालू कीमतों पर जीएनपी कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जीएनपी वाला क्वेश्चन है। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो वहां पे था उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, बट यहाँ पे जीएनपी है, इसे मौद्रिक जीएनपी कहते हैं, बस नाम चेंज हो गया। वहां पे था वास्तविक जीडीपी, यहाँ पे वास्तविक जीएनपी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद के जो हमने बाकी पॉइंट लिखे थे, 2 पॉइंट लिए थे, बाकी 4 पॉइंट मैंने पीछे लिखवाए थे और 1 पॉइंट मैंने कहा था आप खुद लिख लेना, याद होगा ना कुछ डिफरेंस में, तो वही मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ, यानी वही मैं आप बोलूंगा कि आप प्लीज कॉपी में खुद से नोट डाउन करो, पीछे के 4 पॉइंट एज इट इज लिखो, जो 5 पॉइंट जो है एज इट इज लिखो, जो आपने भी 1 पॉइंट लिखा होगा, तो 5 का पॉइंट एज इट इज लिखो और ये आपका डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है। डन। तो मैं इस पार्ट को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।